गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से LNIS के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो दोस्तों आप सभी? अब तो प्रीलिम्स के मैच 7 से 8 दिन और बचे हैं बस। कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी? बताइए कमेंट करके। आशा करता हूं कि अच्छे से रिवीजन चल रहा होगा आप लोगों का। तो दोस्तों हमारी जो ये कंप्लीट रिवीजन इन 30 डेज वाली सीरीज चल रही है, इसके अंतर्गत हम कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता का संरक्षण वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसके हम 3 पार्ट खत्म कर चुके हैं। आज हम पार्ट 4 देखेंगे दोस्तों, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी का। और इसमें हम ये सब तो कर ही चुके हैं फिनिश। इसके अलावा देखिए इस वाले में ये हम जैव विविधता का जो संरक्षण है ये वाला दोस्तों आज फिनिश हो जाएगा हमारा, यानी बायोडाइवर्सिटी वाला जो चैप्टर था ये भी आज खत्म कर लेंगे। और कल से हम स्टार्ट करेंगे ये क्लाइमेट चेंज वाला, जलवायु परिवर्तन की अवधारणा। इसकी भी दोस्तों करीब 5-6 क्लासेज लेंगे क्योंकि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी का। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, देखिए एक सवाल से। ये देखिए, पढ़िए सवाल क्या लिखा हुआ है। सॉरी, प्रोजेक्ट टाइगर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? याद रखिएगा, नहीं है ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं, बहुत ही सिली मिस्टेक होती है इस जगह पे। ये नहीं है आपको अंडरलाइन कर लेना, जब भी आप प्रीलिम्स देने जाओगे 16 जून को तब भी अंडरलाइन कर लेना जहां भी नहीं मिले। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। पहला स्टेटमेंट दे रखा है इसमें कि इसे वर्ष 1973 में भारत में आरंभ किया गया था। दूसरा, इस परियोजना का उद्देश्य प्राकृतिक आवास और बागों को प्राकृतिक विरासत के रूप में उसी स्थान पर सुरक्षित रखना है। गुड मॉर्निंग। तीसरा है दोस्तों, इस परियोजना ने भारत में बाघों की जो जीवनक्षम आबादी है उसको सुनिश्चित करने का महत्व दिया। और चौथा स्टेटमेंट है कि भारत का जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है, पूर्वोत्तर भाग है, उसमें कोई भी टाइगर रिजर्व नहीं है। और हमसे पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखो दोस्तों इसका आंसर तो डी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भारत का जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, कि उधर एक भी टाइगर रिजर्व ना हो। सचिन, हाँ डी बिल्कुल सही। तो दोस्तों देखो ये सवाल है प्रोजेक्ट टाइगर पे। तो हमने जो पिछले 3 क्लासेस देखी, हम जैव विविधता का संरक्षण देख रहे हैं, उसमें हमने कई एक्ट्स देखे, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम देखा, जैव विविधता अधिनियम देखा। फिर आज हम कुछ प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे दोस्तों, कि पर्टिकुलर किसी एक प्रजाति के लिए भी कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे कि टाइगर के लिए प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है। हम ये सब आज डिस्कस करने वाले। गुड मॉर्निंग। देखिए दोस्तों, अब प्रोजेक्ट टाइगर की अगर हम बात करते हैं तो प्रोजेक्ट टाइगर को कब प्रारंभ किया गया था? 1973 में। अभी हमने क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था। और दोस्तों क्यों प्रारंभ किया गया था इसको? क्योंकि टाइगर की ना लगातार संख्या में गिरावट आ रही थी। तो भारत सरकार ने 1973 में फिर बाघों को संरक्षित करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की। अब ये आपको पता रहना चाहिए कि कब स्टार्ट किया गया था, ईयर, क्योंकि कई बार ईयर डायरेक्ट यूपीएससी नहीं पूछता है ऐसे फैक्चुअल, बट क्रोनोलॉजी पूछ लेता है कि निम्नलिखित जो प्रोजेक्ट दिए हुए इनमें से इनकी क्रोनोलॉजी बताइए, कौन पहले स्टार्ट हुआ था, कौन उसके बाद स्टार्ट हुआ था, इस तरीके से। तो आपको ये पता होना चाहिए। अब दोस्तों इसका जो प्राथमिक उद्देश्य था ना, वो था कि टाइगर रिजर्व बनाने, और टाइगर रिजर्व बना के जो बाघों की संख्या में कमी आई है वो बाघों की आबादी को बढ़ाना है। तो इसको जब शुरुआत किया था दोस्तों, तो केवल 9 ही थे, 9 टाइगर रिजर्व थे, 9 अभ्यारण्यों से इसको शुरू किया गया था। और अगर आज देखोगे दोस्तों, भारत में कुल अब आज की डेट में 55 टाइगर रिजर्व है। और 55वां जो टाइगर रिजर्व है, जो हाल ही में दोस्तों राजस्थान का धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था अभी। ठीक है, ये आप याद रखना। इसके साथ साथ दोस्तों 2010 में क्या किया, भारत सरकार ने एक एम स्ट्राइप्स करके प्रोग्राम चलाया। अब ये एम स्ट्राइप्स क्या था? ये था मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। यानी कि इसके अंतर्गत क्या किया गया था, जो भी टाइगर रिजर्व्स थे, जो भी जहां भी बाघ संरक्षित क्षेत्र थे, वहां जो वन्य कर्मचारी हैं उनकी गश्त, वन क्षेत्र में अपराध से संबंधित आंकड़े, इनको कलेक्ट करना हो, आंकड़ों को, उनका एनालिसिस कैसे किया जाए, उसके लिए एम स्ट्राइप्स को लेके आए थे। गुड मॉर्निंग विकी। ठीक है दोस्तों, ये प्रोजेक्ट टाइगर है। अब जो टाइगर रिजर्व है ना इंडिया में, देखिए 55 टाइगर रिजर्व है अभी तक। तो इनको ना आप तैयार, अब जो 55वां टाइगर रिजर्व है ना, जो अभी लेटेस्ट जो है, जो 2024 में जो बना है, ये है दोस्तों धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, सॉरी। और जो 54वां कौन सा था, वो था दोस्तों ये वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। कहाँ है? मध्य प्रदेश। और ये राजस्थान में था। अभी जो 55 जो टाइगर रिजर्व यहाँ दिए हुए हैं दोस्तों, इनको ना आप स्टेट वाइज
थोड़ा सा आपको आइडिया रहना चाहिए कि ये इस स्टेट में इतने टाइगर रिजर्व है, उनके ये नाम है। फॉर एग्जांपल अगर हम राजस्थान की बात करें तो सरिस्का है राजस्थान में टाइगर रिजर्व। अब ये नया बना है धौलपुर करौली, रणथंभौर टाइगर रिजर्व है, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है दोस्तों, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है। तो राजस्थान में कितने हो गए? टोटल 5 टाइगर रिजर्व हो गए। इसी तरीके से आपको जैसे हम बात करें उत्तराखंड की तो राजादी टाइगर रिजर्व है, ये जिम कॉर्बेट है। ये आपको इस तरीके से पता होना चाहिए। स्टेट वाइज इसमें लिस्ट दी हुई है, ये टेलीग्राम से आप डाउनलोड करके ये तैयार कर लीजिएगा। अब ऐसे ही देखें अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की तो देखिए पकवे टाइगर रिजर्व है, यहाँ पर नामदफा है। असम की अगर बात करते हैं, येलो पार्ट है ये असम है, मानस है दोस्तों, यहाँ पर नामेरी है, काजीरंगा है, ओरांग है। ये टाइगर रिजर्व स्टेट वाइज दिए हुए हैं। टोटल 55 टाइगर रिजर्व है। ठीक है, हाँ नहीं 54वां दुर्गावती है, दुर्गावती वीरांगना दुर्गावती। 54th धौलपुर करौली, 55th 55वां जो लेटेस्ट अभी बना है राजस्थान का। ठीक है, ये टाइगर रिजर्व से। अब दोस्तों अगर हम जब टाइगर की बात कर रहे हैं तो हमको टाइगर का ना आयुषियन स्टेटस पता होना चाहिए। तो आयुषियन स्टेटस जो है टाइगर का वो इंडेंजर्ड है। अब इंडेंजर्ड क्या है, कैसे, वो हम कल डिस्कस कर चुके हैं। और अगर बात करें वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, तो उसकी जो अनुसूची है शेड्यूल 1 में आता है, ये आप याद रखिएगा। और साइट्स की बात करते हैं तो उसकी जो अपेंडिक्स है उसकी जो परसिस्ट है उसके परसिस्ट 1 में ये आता है। गुड मॉर्निंग टिंकू। ठीक है दोस्तों, अब एक और सवाल देखिए। अब देखा 2010 में एमएस ट्रैप्स भारत सरकार ने इंट्रोड्यूस किया था और 2017 में प्रीलिम्स में सवाल पूछा है। देख रहे हो, यानी कि यूपीएससी 6-7 साल पुराना भी कुछ भी पूछ लेती है। ये आप याद रखिएगा। क्या पूछा है कि एमएस ट्रैप शब्द कभी कभी समाचारों में रहता है, क्यों रहता है? तो अभी देखा किससे संबंधित है ये? वन्य प्राणी जात का वृद्धि प्रजनन, बाघ अभ्यारण्यों का रखरखाव, स्वदेशी उपग्रह दिक्वादन प्रणाली थी या राष्ट्रीय राजमार्गों की सुरक्षा थी। तो हमको पता है दोस्तों, अभी देखा कि बाघ अभ्यारण्यों के रखरखाव से संबंधित था एमएस ट्रैप। सचिन बी, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा दोस्तों। अब देखो बात करते हैं, एक हमने प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात करते हैं कि प्रोजेक्ट एलिफेंट कब प्रारंभ किया गया था, कैसे प्रारंभ किया गया था। तो दोस्तों 1992 में 1992 केंद्र सरकार द्वारा ये प्रारंभ किया गया प्रोजेक्ट एलिफेंट। सेम वही कॉन्सेप्ट होगा। प्रोजेक्ट टाइगर क्यों किया गया था? टाइगर की संख्या बढ़ाने के लिए, बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए। वही प्रोजेक्ट एलिफेंट क्यों किया? हाथियों की संख्या बढ़ाने के लिए, उनका जो प्राकृतिक आवास क्षेत्र में उनको वहां से प्रतिस्थापित करना या जो भी है वो करने के लिए इसको प्रारंभ किया गया था। अब बट अब यहाँ पे याद रखना इसके कुछ प्रमुख उद्देश्य थे। इसको क्यों प्रारंभ किया गया था? पन्ना में पोस्टर लगाया है टाइगर जिंदा है। ठीक है, तो दोस्तों भारत सरकार द्वारा हाथी परियोजना जो है ना, इसके क्या क्या उद्देश्य थे? जो पहला उद्देश्य था ना दोस्तों, जो मानव पशु विरोध होता है ना, उसकी समस्याओं का हल करना था। अब मानव पशु विरोध क्या है दोस्तों? दोस्तों मैन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। आप अक्सर समाचारों में देखे होंगे मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की घटनाएं आती रहती है। जैसे असम से बहुत बार आता है दोस्तों कि हाथी किसी गांव में घुस गया और उसकी हत्या कर दी, उसको मार दिया। केरल से भी एक बार न्यूज आई थी कि केरल में किसी हथनी जो है उसको कुछ खिला दिया था ऐसा, जिससे उसकी मौत हो गई थी। तो दोस्तों मैन एनिमल जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, ये विरोध होता रहता है आपस में, मैन और एनिमल का जो विरोध चलता रहता है। तो इसका हल करने के लिए दोस्तों ये प्रोजेक्ट एलिफेंट को लाए थे। दूसरा, पालतू हाथियों का कल्याण, यानी पालतू हाथी जो है उनका संरक्षण करना, उनका ध्यान रख रखा, वो सब के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट लाया गया। और हाथियों तथा उनके आवास और गलियारों की रक्षा करने के लिए, जो कॉरिडोर होते हैं ना, कल हमने डिस्कस किए थे वन जीव कॉरिडोर, उनकी रक्षा के लिए भी प्रोजेक्ट एलिफेंट को लेके आए थे। सर इकोनॉमिक्स की क्लास कब है? इकोनॉमिक्स की क्लास इसके जस्ट बाद होती है। राजेश माहुर, इसके जस्ट बाद इकोनॉमिक्स की क्लास होती है। 11 से 11:30 हमारी है, 11:30 के बाद शुभम सर की है। ठीक है, अब दोस्तों प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में 2-4 चीजें और आपको पता होना चाहिए। पहला, ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत 1992 में प्रारंभ किया गया था। ये हम देख चुके हैं। और दोस्तों याद रखना है, टोटल एलिफेंट रिजर्व कितने हैं अभी भारत में? 33। टाइगर रिजर्व कितने थे? 55। एलिफेंट रिजर्व कितने? 33। ये आप इसमें याद रखिएगा। और दोस्तों अब हाथी की बात चल रही है तो हाथी का भी ये आयुषियन स्टेटस पता होना चाहिए। तो हाथी का आयुषियन स्टेटस क्या है? इंडेंजर्ड, ये भी। और साइट्स की कौन सी परसिस्ट में आता है? परसिस्ट 1 में। सर हाथी मानव के आवास में प्रवेश नहीं कर रहे हैं बल्कि हम हाँ बिल्कुल सही बात है। मनुष्य ही पर्यावरण में हस्तक्षेप कर रहा है, वो नहीं कर रहे हैं। सही कह रहे हो।
तो दोस्तों और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो 1972, वही तभी तो सचिन कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, उसी कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट लाए थे। और दोस्तों वर्ल्ड जो ये है डब्ल्यूपी एक्ट की जो अनुसूची है, अनुसूची 1 में आती आता है, और साइट्स की परसिस्ट 1 में आता है, और आईयूसीएन स्टेटस अगर देखें तो एंडेंजर्ड है। ठीक है, ये एलिफेंट की बात होगी। अब दोस्तों अगर एलिफेंट की बात चल रही है तो यहाँ पर जो एशियाई हाथी है और अफ्रीकन हाथी है, इसमें भी हमको अंतर पता होना चाहिए। कई बार यूपीएससी इनका अंतर करवा लेती है। देखिए अगर हम बात करते हैं एशियाई हाथी की, तो इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है, एंडेंजर्ड। वहीं अगर अफ्रीकी हाथी के दो है दोस्तों, एक सवाना हाथी और एक वन हाथी, तो जो वन हाथी है ना उसका क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ठीक है, इसको याद रखना। और जो सवाना हाथी है वो एशियन हाथी की तरह ही है, इंडेंजर्ड। अब इनके अगर शरीर की शारीरिक संरचना की बात करते हैं दोस्तों, तो जो एशियाई हाथी है ना, ये अफ्रीकन हाथी की तुलना में थोड़े छोटे होते हैं, इनका आकार छोटा होता है, वजन भी कम होता है। और दोस्तों अफ्रीकी हाथी जो है इनका आकार भी बड़ा होता है और इनका वजन भी ज्यादा होता है इनकी तुलना में। और अगर इनके कान की बात करें तो दोस्तों एशियाई हाथियों के जो कान है ना वो गोलाकार और थोड़ा छोटे कान होते हैं, और इनके जो कान है ना वो पंखाकार होते हैं, पंख के आकार के, और थोड़े बड़े कान होते हैं अफ्रीकन हाथी के। ये अंतर जो है शारीरिक अंतर है, जो ये थोड़ा सा अपने को याद रखना है दोस्तों, क्या क्या बेसिक बेसिक डिफरेंस है। वनों का नाश, बढ़ती टेक्नोलॉजी, जलवायु, सूखे की, हाँ बिल्कुल सही है। अब दोस्तों ये हो गया हमारा एलिफेंट के बारे में, एलिफेंट का आईयूसीएन स्टेटस और ये सब भी देख लिया। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट चीता। प्रोजेक्ट चीता की अगर हम बात करें दोस्तों, अब हुआ क्या था 1952 में, 1952 में ही चीता को दोस्तों हमारे देश से विलुप्त, एक्सटिंक्ट, आईयूसीएन ने एक्सटिंक्ट, विलुप्त श्रेणी में कर दिया था, और विलुप्त हो चुका था 1952 में, 1952 में। बट दोस्तों उसको रीइंट्रोड्यूस करने के लिए कि उसकी प्रजाति को दोबारा से, जहां भी जैसे ईरान में है वहां से उसको, या फिर अफ्रीका से अभी लेके आए, दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से, कहां के लेके आए, मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में रीइंट्रोड्यूस किया है चीता को। तो उससे संबंधित जो प्रोजेक्ट है ना वो प्रोजेक्ट चीता है। अब प्रोजेक्ट चीता के बारे में देखिए, इसका आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये जो प्रोजेक्ट चीता है इसको कौन सी एजेंसी इसको इंप्लीमेंट कर रही है, एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इसको हमने डिस्कस किया था किस एक्ट के तहत बनी है, क्या हुआ है। ठीक है, ये आप इसमें याद रखना। और दूसरा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें याद रखना, ये जो प्रोजेक्ट चीता है इसको फंड्स कहां से आ रहा है, इसको पैसा कहां से आ रहा है दोस्तों, तो इसको वित्त की जो उपलब्धता है वो कैंपा फंड से की गई है, प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण, कैंपा फंड पढ़ते ना, कैंपा फंड से इसको फंड आएगा, ये आप याद रखिएगा। और 1952 में ये हम डिस्कस कर चुके हैं, विलुप्त घोषित कर दिया गया था चीता को। अब दोस्तों चीता के बारे में देखिए, अब जो प्रोजेक्ट चीता ये चल रहा है इसमें अब तक क्या 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 प्रोग्रेस हुई है ये हम थोड़ा सा देखते हैं। दोस्तों चार कुछ मानदंड है जिनको प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत हमने पूरा कर लिया है। जैसे कि पुनर्वास के लिए लाए गए जो चीते थे ना, उनमें से 50% से अधिक ही लगभग जीवित हैं अभी तक। दूसरा, किसी एक कूनो उद्यान है ना, उसमें एक शावक का भी जन्म हुआ है। प्रोजेक्ट में जो स्थानीय समुदाय है उनकी कमाई, राजस्व का भी कुछ बेनिफिट मिला है। और नामीबिया से 8 और दक्षिण अफ्रीका से जो 12 चीते कूनो नेशनल पार्क में लेके हम आए थे, याद रखना, कुल 20 चीते लाए गए थे प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद अब देखिए दोस्तों, अब चीता की बात चली तो वही सेम, ये हमने आपको पहले ही बताया था, जब भी किसी प्रजाति को पढ़ो, चाहे पादप प्रजाति हो चाहे जंतु की प्रजाति हो, आईयूसीएन स्टेटस, साइट्स, डब्ल्यूपीए एक्ट, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं अगर इसमें चीते की, तो दोस्तों अफ्रीकी जो चीता है ना, ये वाला, ये वल्नरेबल है आईयूसीएन स्टेटस इसका। और दोस्तों एशियाई जो चीता है इसको याद रखना, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। साइट्स की अगर बात करते हैं तो दोनों परसिस्ट 1 में ही आते हैं, इसकी जो अपेंडिक्स है उसके 1 में ही दोनों आते हैं। और दोस्तों ये अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है, अफ्रीकन जो है। और एशियाई चीता जो है ना दोस्तों, ये बहुत कम बचे हैं, वो भी ईरान में बचे हैं गिने चुने। भारत में तो 1952 में एक्सटेंट हो गए थे, ईरान में कुछ गिने चुनी इसकी प्रजातियां बची हुई है। और वहीं अगर वैसे ही सेम शारीरिक विशेषताओं की बात करें तो दोस्तों एशियाई चीते की तुलना में जो अफ्रीका चीता है ना उसका आकार बड़ा होता है, और जो एशियाई चीता है इसका आकार थोड़ा छोटा होता है। और आहार की बात करें तो अफ्रीकन चीतों को विशाल पर्यावरण के कारण आहार में बहुत ही विविधता है, और इधर थोड़ा सीमित मात्रा में है। ये एशियाई चीता के बारे में आप कुछ फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों एक और बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना, प्रोजेक्ट इंडियन राइनो, गैंडा जिसको बोलते हैं दोस्तों, एक सींग वाला गैंडा। वेरी गुड मॉर्निंग। दोस्तों एक सींग वाले गैंडे जो प्राकृतिक रूप में ये भारत में पाया जाता है, नेपाल में पाया जाता है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, यहाँ भी ये पाया जाता है, इसका याद रखना। और इसको जो सींग होता है ना दोस्तों, उस सींग का यूज मेडिसिन बनाने में करते हैं, औषधि बनाने में।
आयुर्वेदिक औषधि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, इसलिए इसका अवैध शिकार जो है ना बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है। अब इसको बचाने के लिए दोस्तों प्रोजेक्ट जो इंडियन राइनो है वो कब प्रारंभ किया गया था, ईयर आपको पता होना चाहिए, 1987 में इसकी शुरुआत की गई थी। और असम का मानस अभ्यारण्य, काजीरंगा नेशनल पार्क और पश्चिम बंगाल का जलदापाड़ा अभ्यारण्य, इन तीनों में दोस्तों जो राइनो है इसकी संख्या थोड़ा ज्यादा पाई जाती है, इनकी प्रमुख शरण स्थली मानी जाती है। ये आप फैक्ट याद रखना। अब दोस्तों एक और विजन, इंडियन राइनो विजन 2020 चलाया गया था, और इसका उद्देश्य क्या था, जो गैंडा है ये राइनो है इसका संरक्षण और वही सेम इसकी संख्या में वृद्धि करना। सारे प्रोजेक्ट का दोस्तों मेन उद्देश्य लगभग यही है कि उनकी संख्या में वृद्धि की जाए, उनका संरक्षण प्रदान किया जाए। और इंडियन राइनो विजन 2020 दोस्तों किस किस के माध्यम से चलाया गया था, ये आप याद रखना। असम का वन विभाग तथा बोडो स्वायत्त परिषद द्वारा, बोडो ऑटोनॉमस काउंसिल है ना, उस काउंसिल और असम के वन विभाग के द्वारा इसको पूरा किया जाना था। अब इंडियन राइनो की बात कर रही है तो वही सेम बात चल रही है, तो हमको उसका आयुषियन स्टेटस और ये सब पता होना चाहिए। तो इंडियन राइनो की अगर बात करें दोस्तों इसके संरक्षण की स्थिति की, तो वल्नरेबल है, आयुषियन स्टेटस इसका। साइट्स की अगर बात करते हैं तो परसिस्ट 1 में आता है, और WPA एक्ट की अनुसूची 1 में आता है। और एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि जो स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम चल रहा है उसके अंतर्गत जो 22 प्रजाति है उन सूची में भी इसको इंडियन राइनो को शामिल किया गया है। अब दोस्तों राइनो जो है ना, राइनो की और सारी कई प्रजातियां हैं, जैसे ये देखिए, देख रहे हो इमेज, तो इन सबका हमको आयुषियन स्टेटस पता होना चाहिए। जैसे व्हाइट राइनो दोस्तों, ये सफेद राइनो, इसका आयुषियन स्टेटस क्या है, नियर थ्रेटन्ड, ठीक है। दूसरा है जैसे ये देख रहे हो, ये इंडियन राइनो है जिसको एक सींग वाला गैंडा बोलते हैं, ये एक सींग होता है इसका आयुषियन स्टेटस वल्नरेबल है। वही अगर बात करते हैं ब्लैक राइनो की, ये वाला, तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। एक जावाई राइनो है, जावाई गैंडा ये वाला, इसका क्रिटिकल इंडेंजर्ड है। और सुमात्राई गैंडा है दोस्तों एक, सुमात्राई राइना, इसका भी क्रिटिकल इंडेंजर्ड है। यानी इन तीन का क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, और इसका वल्नरेबल है इंडिया वाले का, और व्हाइट राइनो का नियर थ्रेटन्ड है। ये आप याद रखिएगा राइनो के बारे में। अब एक सवाल देखो दोस्तों, अब ये जो सवाल दे रखा है ना, जब भी कोई टॉपिक तैयार करो इस तरीके से भी बहुत सवाल पूछता है यूपीएससी। जैसे नेशनल पार्क पे पूछा हुआ है, क्या देता है इसमें यूपीएससी, 4 से 5 लाइन यानी कि हाफ पैराग्राफ दे देता है आपको, और फिर इन ऑप्शंस के बारे में वो जानकारी होती है, फिर पूछता है कि उपर्युक्त जो जानकारी दी गई है किसके बारे में, किस संदर्भ में बात की गई है। तो देखिए इसमें क्या पूछा है कि कर्नाटक में अवस्थित इस उद्यान का नामकरण इससे होकर गुजरने वाली एक सर्पाकार नदी के नाम पर पड़ा है। पहली एक इंफॉर्मेशन तो ये दे दी। दूसरा दे रहा है इसका नाम बदलकर राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान किया गया, का नाम बदला गया, 2 इंफॉर्मेशन दे दी। फिर बोल रहा है इस उद्यान में घने वन, झरने और शांत झील है, तीसरी इंफॉर्मेशन। और यहाँ पर नदी के किनारे हाथियों के झुंड देखे जाते हैं, और इसे वर्ष 1999 में जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसके अंतर्गत 37वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, बाघ रिजर्व घोषित किया गया। ये सवाल पूछा है। इस तरीके के सवाल आप देखना यूपीएससी के पेपर में हर साल आपको 1 या 2 सवाल मिलेंगे। कई बार वो हिस्ट्री से पूछ लेते हैं, हिस्ट्री में कुछ ऐसे कहानी बना देते हैं, कई बार पॉलिटी में बना देते हैं, कई बार एनवायरनमेंट में बना देते हैं, ज्योग्राफी में बना देते हैं कि ये कहानी टाइप दे देते हैं, इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कई सारी मल्टीपल, और फिर एक को पूछते हैं कि किसके बारे में बात चल रही है। तो दोस्तों ये बात चल रही है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, डी, ठीक है। इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है, मतलब जो भी आगे किसी भी चीज को अगर आप पढ़ते हो तो। अब दोस्तों एक और देखिए, अगर आया वल्चर्स कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट। अब गिद्ध का क्या हुआ था दोस्तों, ये कौन कौन चला रहा है पहले तो वो पता होना चाहिए। हरियाणा का वन विभाग और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, इनके मध्य एक समझौता हुआ था 2006 में, जिसमें बात की गई कि गिद्धों के संरक्षण का लक्ष्य रखा गया था। हाँ सचिन, नागरहोल है इसका आंसर, बांधवगढ़ नहीं है, ठीक है। और इस परियोजना को दोस्तों क्या किया गया अभी याद रखना, 2025 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के द्वारा, और 2020 से 2025 के लिए इसका एक कार्य योजना प्रारंभ की गई है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। और दोस्तों एक याद रखना, एशिया में ना जो समाप्त, ये गिद्ध जो समाप्त हो रहे हैं इसके लिए प्रोग्राम चला जा रहा है सेव, SAVE, सेव, और उसकी फुल फॉर्म है सेविंग एशियाज वल्चर्स फ्रॉम एक्सटिंक्शन, सेविंग एशियाज वल्चर्स फ्रॉम एक्सटिंक्शन, सेव। तो याद रखना सेव कार्यक्रम किससे संबंधित है, वल्चर्स, गिद्ध से।
अब दोस्तों एक गिद्ध जो है ना, ये क्यों खत्म हो रही थी, इस पर रिसर्च की अगर बात करें तो एक NSAID है। NSAID मीन नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, एक एनाल्जेसिक है यानी कि दर्द निवारक दवा है दोस्तों। इसको पशुओं में पेन रिलीफ के लिए दिया जाता है, जिसके अंतर्गत डाइक्लोफिनिक देते हैं, जो एक NSAID है। तो डाइक्लोफिनिक से दोस्तों ये ना इसकी किडनी जो होती है ना, किडनियों पर इससे नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, जिसकी वजह से रिसर्च में पाया गया था कि गिद्ध जो है उनकी गिद्धों की मृत्यु हो रही है। इसलिए दोस्तों डाइक्लोफिनिक पे बैन भी लगा दिया गया था। ये आप याद रखना किस मेडिसिन से हुआ था। अब दोस्तों कुल अगर बात करें ना, भारत में जो है गिद्ध, उनकी 9 प्रजातियां पाई जाती है। कौन कौन सी, याद रखना, ये व्हाइट बैक्ड वल्चर, स्लेंडर बिल्ड वल्चर, लॉन्ग बिल्ड वल्चर, नाम ना भी याद रहे दोस्तों, ये जरूर याद रखना, 9 प्रजातियां पाई जाती है। इजिप्टियन वल्चर, रेड हेडेड वल्चर, यूरेशियन ग्रिफोन वल्चर, हिमालय ग्रिफोन वल्चर, सीनियरस वल्चर, बियर्डेड वल्चर, ये 9 वल्चर है। अब ये जो 9 वल्चर है, 9 गिद्ध है, इनका भी हमको वैसे आयुषियन स्टेटस पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए कि किसका क्या आयुषियन स्टेटस है। अगर बात करते हैं दोस्तों, देखो इमेज में देखिए आप, ओरिएंटल व्हाइट बैक जो वल्चर है, इसका आयुषियन स्टेटस है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। वैसे आप देखोगे ना, लगभग सारी जो गिद्ध हैं उनका क्रिटिकली एंडेंजर्ड ही मिलेगा ज्यादातर, कुछ नियर थ्रेटन्ड और वो भी है। ये देखो, ये है दोस्तों, ये ओरिएंटल व्हाइट बैक वल्चर जो है ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। और दूसरा जो स्लेंडर बिल्ड वल्चर है दोस्तों, ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ये देखिए ये वाली। और जो लॉन्ग बिल्ड वल्चर है ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ये वाली। और इजिप्टियन वल्चर की बात करें, ये एंडेंजर्ड है, ये वल्चर देख रहे हो, सफेद सफेद रंग की जो वल्चर है। अगला दोस्तों, अगर ये जो है रेड हेडेड जो वल्चर है, ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, देखिए ये वाली रेड हेडेड, इसका जो हेड है ना सर, वो लाल है। और इंडियन जो ग्रिफोन वल्चर है, ये लीस्ट कंसर्न है, ये वाली, ये। और हिमालयन जो ग्रिफोन है दोस्तों, ये एंटी नियर थ्रेटन्ड है, ये वाली। ये आप याद रखना इनका थोड़ा थोड़ा सा। ये वाली वल्चर जो है ये भी नियर थ्रेटन्ड है, और ये जो बियर्डेड वल्चर है ये भी नियर थ्रेटन्ड है। तो ये वल्चर्स की हमने 9 प्रजातियां देखी और उनका आयुषियन स्टेटस भी डिस्कस किया। अब देखो दोस्तों, हम नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उनकी डिस्कस कर चुके हैं। अब कितने नेशनल पार्क्स हैं, कौन कौन से किस स्टेट में है, ये आपका होमवर्क है, आपको रेडी रखना है। बट हम यहाँ पर इतना डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सबसे पहले स्थापित हुआ था। दोस्तों ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड का, ये भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है, जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी, ये आप याद रखिएगा। दूसरा कौन सा है, कान्हा नेशनल पार्क। फिर ये ताडोबा नेशनल पार्क 1955 में स्थापित किए गए थे, ये फैक्ट्स आप याद रखना। और दोस्तों फिर हमको ये भी पता होना चाहिए कि सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है। तो दोस्तों साउथ बटन आइलैंड जो नेशनल पार्क है, एरिया वाइज क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे छोटा नेशनल पार्क है। ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, इस तरीके से। और फिर पता होना चाहिए, छोटा पता है दोस्तों सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है एरिया के हिसाब से। तो हेमेस हाई नेशनल पार्क जो है ना दोस्तों, इसका एरिया 3350 किलोमीटर स्क्वायर है, ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क है भारत का। ये कुछ फैक्ट्स हैं नेशनल पार्क्स के बारे में, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो आज की क्लास को दोस्तों यहीं विराम देते हैं, और आप रिवाइज करते रहिए अच्छे से। रिवीजन इज द की टू क्रैक दिस एग्जाम। और अब तो 7-8 दिन और बचे, और मैं आपको यही सलाह दूंगा दोस्तों, बीइंग ए डॉक्टर, कि अब बाहर का खाना वगैरह ये सब अवॉइड करना है, और अब बस रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, गुड लक, थैंक यू।